कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो फेल कहाँ हुआ? देखिए, बेसिकली अमानक दवाइयों के लिए दो प्रोटोकॉल है टेस्टिंग के, हमें समझना पड़ेगा। एक तो ये होता है कि जब भी कोई दवाई आती है तो उसके बैच में से कुछ दवाइयों को लेकर जांच के लिए पहुंचाया जाता है, पर वो दवाइयाँ पूर्व के ऑर्डर में ये था कि अगर वो रिपोर्ट आए उससे पहले ही वो यूज़ हो जाती थी। अभी इन्होंने प्रक्रिया में एक परिवर्तन किया है जिसमें ये बोला है कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, क्वालिटी रिपोर्ट, जब तक कि उसको यूज़ नहीं करना है। तो ये भी हमारी जब आंदोलन हुआ उसके बाद में एक ये परिवर्तन किया है, जो कि स्वागत योग्य है। दूसरी बात है, जब चिकित्सकों को कमतर लगती है कोई दवाई, तो उस दवाई की हम जांच कराते हैं, और ये रैंडम जांच होती है जो हमारी डिमांड्स पे हो सकती है। तो उस वाले इसमें बात ये है कि इस तरह की जो दवाइयाँ बनती है, तो कहीं ना कहीं इसकी सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी उस निर्माता की है, जिसने कि विभिन्न सर्टिफिकेट हमारे पास लगाया है कि हम WHO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक हैं। तो ये उसकी भी जिम्मेदारी है ना कि ठीक से बनाए। अगर वो उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दवाई नहीं बनाता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी तय होना चाहिए। उसे सिर्फ ब्लैक लिस्ट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अलग नाम से अलग दिन अलग कंपनी बना सकता है। इसलिए उस निर्माता पर FIR करना, ताकि कि लोगों में ये भय हो कि वो इस तरह से अमानक दवाइयाँ ना बनाए। मेरा सवाल एक यही था कि इन कंपनियों के नाम, उन कंपनियों के ऑनर्स के नाम जारी नहीं किए गए, FIR दर्ज नहीं की गई, उन्हें सजाएं नहीं हुई, क्या कारण रहा? देखिए, ये तो अब शासन के जो हमारे उच्चाधिकारी उनसे पूछना चाहिए। हमारे जो माननीय मंत्री जी, उनसे आपको सीधे ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि ये हमने भी मांग उठाई थी कि उन पर FIR दर्ज हो, लेकिन नहीं हुई। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर जनता के मुद्दे हैं, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्यों FIR नहीं हो रही। तो ये आपने एक बहुत उचित प्रश्न उठाया है, और इसमें जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनसे हमें ये सवाल पूछना चाहिए। हम भी पूछें, आप भी पूछें। नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। हम इंदौर के MY अस्पताल में हैं। यहाँ पर लंबे समय से डॉक्टरों का अलग अलग मुद्दों पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं कि प्रदर्शन के कारण क्या है। मैम, अमर उजाला में आपका स्वागत है। आज आप लोगों ने यहाँ पे अमानक दवाइयों का प्रतीकात्मक रूप से दहन किया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं मध्य प्रदेश में, चिकित्सा विद्यालय हों या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हों, PHCs हों, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दवाइयाँ आती हैं जो मरीजों को दी जाती हैं। पर जब मरीजों को वो दवाइयाँ दी गई तो जिस दवाई का जो काम था वो उसने काम नहीं किया। तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पाया गया कि ये दवाइयाँ गुणवत्तापूर्वक नहीं हैं, अपना कार्य नहीं कर रही हैं। तो इस दवाइयों के विरोध में ये बात कह भी चुके हैं गवर्नमेंट सरकार से, पर वह बात लागू नहीं हुई। इवन हाई कोर्ट में भी चली गई थी, तभी भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो गई है। तो इसलिए हम यह कार्य कर रहे हैं कि मरीजों को कभी यह दवाइयाँ फिर मिलने लगेंगी तो मरीजों का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आज एक प्रतीकात्मक रूप से उन दवाइयों की होली जला रहे हैं कि यह दवाइयों का उपयोग हम नहीं करेंगे, और आगे गवर्नमेंट को चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस तरह की दवाइयों वाली कंपनी को वो आगे प्रोत्साहित ना करें। मैम, जो दवाइयों का यूज़ हुआ उस समय कई स्तर पे जांच भी की गई, लेकिन क्या उसमें कुछ लोग दोषी पाए गए, कुछ सजाएं हुई? ये हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि दोषी पाए गए थे उन सभी कंपनियों के नाम वगैरह पूरा डॉक्यूमेंट लिस्टेड है, पर अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। हम तो चाहते हैं उन्हें पूरा आजीवन कारावास हो। जो ऐसे मरीजों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आजीवन कारावास होना चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। दोषी पाए गए कंपनियों के नाम है ब्लैक लिस्ट। हम तो ये चाहते हैं ब्लैक लिस्ट की जाए वो कंपनियाँ, ताकि वापस से वो कंपनियों को एंट्री ना मिले टेंडर में, और जो इसके पीछे बैठे हैं ओनर्स इनके, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ICU जैसे चिकित्सा विभाग के कक्ष में इन दवाइयों का उपयोग होना कई लोगों की जान पे भी बनी होगी, कितना नुकसान हुआ इस पूरे स्कैम से? नुकसान तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो आज के टाइम पे सब नंबर 1 किलर है। किसी भी बीमारी से ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से डेथ हो रही है, और ये सब स्टैंडर्ड दवाई से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। दवाइयाँ अमानक होती हैं, वो पूरी तरह से शरीर पे काम नहीं कर पाती हैं, जिससे बैक्टीरिया और हावी हो जाता है। उस पर कोई दूसरी दवाइयाँ भी फिर काम नहीं करती हैं। तो इससे जो डेथ हुई है, डेथ का टोल बहुत बड़ा है, हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बड़ा है, पेशेंट का जो हॉस्पिटल में स्टे है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम एक समय तक कितने समय तक ये चीज़ें चली? इसका अंदाज से कहना मुश्किल है, पर जो उस समय जांचें हुई थी करीबन 3 से 4 साल तक ये वाली दवाएं सप्लाई में थी। कई लोगों की इसमें जान भी गई होगी इस पूरे डेफिनेटली बहुत सारी है। आज के नंबर पे नंबर 1 किलर है आज के टाइम पे। ये WHO की रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने AMR को नंबर 1 किलर बताया है। तो नकली दवाओं के कारण कई लोगों की जान गई, लेकिन डॉक्टरों को फेस करना पड़ता है। जो परिजन जो पेशेंट्स के परिजन होते हैं, वो कहीं ना कहीं जब गुस्सा होता है या डॉक्टर पे ही निकलता है जी, फिर वो उनको मालूम नहीं होता ना कि हम जो दवाइयाँ दे रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम लोगों ने ही दवाइयाँ
कहीं से मंगवाई हो, जो भी कुछ है। और लगातार आप लोग एमवाई में और जिला अस्पताल और गवर्नमेंट अस्पताल में परिजनों का गुस्सा झेलते रहे, ये घटनाएं हमेशा होती रही हैं। वो तो आप सब लोगों को मालूम ही है सबको आपको बेहतर रूप भी से जी। कि हम लोग हमेशा सॉफ्ट रहते हैं उन लोगों के कि कोई भी गलती हो तो डॉक्टर्स पर ही इल्ज़ाम आए, परंतु उसका जो बैकग्राउंड होता है, उसके पीछे का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो हमें सप्लाई होती है, जो हमें सुविधाएं मिलती हैं, जिस परिस्थिति में हम काम करते हैं, वो सब भी तो मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के फेलियर के कारण डॉक्टर्स को वो परेशानियां झेलना पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब जो आए दिन हम देखते हैं डॉक्टर के खिलाफ वायलेंस की खबर आती है, तो सिर्फ उसमें एक पक्ष नहीं है, उसके अंदर ये पक्ष भी है कि मरीजों को टाइम पे इलाज नहीं मिलता है। जो इलाज 3 से 4 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था मरीज़ को, वहीं उसे 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो उनमें असंतोष आता है कि डॉक्टर ढंग से इलाज नहीं कर रहे हैं, उनका टाइम भी लगता है, वो बहुत सारे डेली वेजेस पे रहते हैं, उन्हें पैसे नहीं होते उनके पास। तो बहुत सारी तकलीफ़ें मरीज़ों को झेलना पड़ रही हैं और हम चाहते हैं कि मरीज़ों का भला हो, उन्हें एकदम उच्च स्तरीय इलाज मिले। एक सवाल मेरा ये था कि लंबे समय से डॉक्टर्स ओवरलोड में यहाँ काम करते हैं, एमवाई या जिला अस्पताल, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा लोड है। दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। आप लोग लगातार मांग करते हैं कि सुविधाएं बढ़ाई जाएँ, वेतनमान से लेके आप लोगों का स्टाफ बढ़ाया जाए, लेकिन ये सब चीज़ें हो क्यों नहीं पाती हैं मैम? नेशनल टास्क फोर्स जो बनी थी कोलकाता कांड के बाद, जो नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी, उसकी अभी रिपोर्ट आ चुकी है और उन्होंने सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज़ को भेज रखी है, पर उस पर अभी तक ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हुआ है। उसमें स्टाफ बढ़ाने को लेकर, अस्पताल सुरक्षा को लेकर सारे मेटल डिटेक्टर से एंट्री की जाए और जो अल्कोहल ब्रेथ एनालाइज़र है, बहुत सारे मरीज़ और परिजन ऐसे आते हैं वो वैसा भी करते हैं। तो बहुत सारे उसके अंदर सुझाव दिए गए हैं, बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट सारे स्टेट को भेजी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पर उस पर अभी तक ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया है। तो क्या रीज़न क्या है? प्रश्न मेरा वो ये, क्यों नहीं हो रहा है? डॉक्टर्स की परेशानियां सरकारें कोई सी भी हैं, समझ क्यों नहीं रही? जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उनके लेवल पर ही बातचीत करके, मीटिंग करके उस मैटर को रफा दफा कर देते। ग्राउंड लेवल तक वो आज तक पूछने तक नहीं आए हैं कि क्या ये, अगर ये हमने सजेशंस आए थे, इसको इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करना है, क्या डेफिशिएंसीज है। कुछ हो सकता है कुछ सुविधाएं पर्याप्त हों, कुछ में कमी हो, तो उन्हीं को सिर्फ पूरा किया जाए, पर कोई भी सजेशंस ग्राउंड लेवल तक अभी तक आए नहीं है। सिर्फ अधिकारी लोग, उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं, वो अपने लेवल पर मीटिंग करके मामले को रफा दफा कर देते हैं। आप एक यंग डॉक्टर हैं, आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, क्या ऐसी कंडीशंस में यंग डॉक्टर्स गवर्नमेंट सिस्टम में आना पसंद करेंगे? अधिकतर डॉक्टर तो आजकल गवर्नमेंट सिस्टम, प्राइवेट सिस्टम को छोड़ के विदेश जाना चाह रहे हैं। आजकल हमारे सबके जितने कलीग्स हैं वो सब यूएसएमएल की एग्ज़ाम दे रहे हैं कि हम बाहर जाके प्रैक्टिस करेंगे। इस इन्वायरमेंट में काम करने लायक बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है। सिक्योरिटी नहीं है, अच्छी दवाइयाँ नहीं है, पेशेंट को ट्रीट करने का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टोरियल है जिससे जो युवा है वो इस मेडिकल फील्ड में आने से ही कतरा रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर में तो और नहीं जाना चाह रहा है वो। क्या कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स या आयुष्मान जैसी योजनाएं जो सरकार ला रही है, कोशिश कर रही है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ में ये पैरेलल एक सिस्टम खड़ा किया जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ना बनाया जाए, ज़्यादा हॉस्पिटल्स ना बनाया जाए, ऐसा कुछ प्रश्न भी आता है कई बार। मैम आप बताइए क्या सही? पर वो जितना भी प्रश्न आ रहा है, आयुष्मान भी लेकर आ रहे हैं कहीं भी, पर जितना बड़ा हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है, अस्पताल है, उतना कैटर करना और उतने लोग पॉवर्टी लाइन मरीजों को कैटर करना तो प्राइवेट के भरोसे चल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास तो कभी भी कुछ होता ही नहीं है। काम प्राइवेट में कितना भी कर लेंगे। तो ये जो बात आती है कि आयुष्मान योजना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को रिप्लेस कर देगी, क्या आपको लगता है सही है? ये नहीं हो सकता। आयुष्मान योजना सर्जिकल साइड पे तो बिल्कुल ही रिप्लेस नहीं कर पा रही। आप देख रहे हैं कोई भी सर्जिकल जो ऑपरेशन है कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने आयुष्मान में नहीं लिए हैं, तो वो तो रखिए, पर कुछ कुछ जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो प्राइवेट ने अस्पतालों ने ले लिए कि उनको ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया, वायरल फीवर हो गया, बहुत सारी वो डिसीज भी कवर नहीं होती है उसमें कहीं ना हाँ कहीं नहीं होती तो बहुत ओवरऑल सारे। अगर देखा जाए तो ये सही सिस्टम लगता काम नहीं कहीं ना करेगा क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल उन तरीके के मरीजों के लिए बने ही नहीं गए हैं, ना उनका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इतना डेडिकेटेड उनका, इतना कैटर करना और उतने लोग पॉवर्टी लाइन मरीजों को कैटर करना तो प्राइवेट के भरोसे चल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास तो कभी भी कुछ होता ही नहीं है। काम प्राइवेट में कितना भी कर लेंगे। तो ये जो बात आती है कि आयुष्मान योजना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को रिप्लेस कर देगी, क्या आपको लगता है सही है? ये नहीं हो सकता। आयुष्मान योजना सर्जिकल साइड पे तो बिल्कुल ही रिप्लेस नहीं कर पा रही। आप देख रहे हैं कोई भी सर्जिकल जो ऑपरेशन है कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने आयुष्मान में नहीं लिए हैं,
तो वो तो रखिए, पर कुछ कुछ जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो प्राइवेट ने अस्पतालों ने ले ली है कि उनको ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया, वायरल फीवर हो गया, बहुत सारी वो डिसीज भी कवर नहीं होती है उसमें कहीं ना कहीं। हाँ कहीं नहीं होती, बहुत ओवरऑल सारे अगर देखा जाए तो ये सही सिस्टम नहीं लगता काम नहीं कहीं ना करेगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल उन तरीके के मरीजों के लिए बने ही नहीं गए हैं, ना उनका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इतना डेडिकेटेड उनका स्टाफ होता है, और ना इतना पैसे वो जो उनको एक्सपेक्टेशन है वो तो मरीज दे नहीं पाता है। मतलब कुल मिलाकर अगर एक बार पेशेंट एमवाई में आ जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाता है, तो उसे A to Z सारी सुविधाएं कम से कम अपनी उसकी जान बच जाती है, ऑपरेशंस हो जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, और वो जिस आशा से आता है वो आशा पूरी भी होती है। आपका पूरा नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर साधना सोडानी, PRO MP MTA इंदौर। जी, आपका पूरा नाम। डॉक्टर आयुष जैन, JDA इंदौर सचिव। तो आपने सुना यहाँ डॉक्टर्स ने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से अमानक दवाइयाँ, अमानक दवाओं के उपयोग से कई लोगों की जान गई, और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो डॉक्टर्स पे ब्लेम आता है। परिजन डॉक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं, हिंसा करते हैं। दूसरी तरफ कम सैलरी पे भी सरकारी डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, और एक सिस्टम, वो सिस्टम जो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण वो भारत में काम नहीं करना चाहते, वो विदेश जाना चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोलना चाहते हैं। उनका कहना है अगर इसी तरह चलता रहा, मरीजों की जान से खिलवाड़ होता रहा, डॉक्टरों को सुविधाएं नहीं दी गई, तो ये व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, और भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम की हम जो बात करते हैं वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।